वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक पार्टनर को एक शख्स को पार्टनर कंसीडर किया जा सकता है ड्यू टू होल्डिंग आउट कॉन्सेप्ट। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर इसमें रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और थ्रू साइलेंस। उन तीनों के ऊपर विद एग्जांपल बात करेंगे। नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी कि वो उस रिप्रेजेंटेशन की फेथ की बेसिस पर वो क्रेडिट दे रही हो, ये भी एक रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है लॉ की, तो इस पर भी एग्जांपल्स देखेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग आउट प्रिंसिपल ऑन आउटगोइंग पार्टनर्स। आउटगोइंग पार्टनर से मुराद है कि जिन पार्टनर्स की रिटायरमेंट हो जाती है या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उनको आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं। तो इंसॉल्वेंसी, डेथ और रिटायरमेंट, ये तीन सिनेरियो हैं जिसके अंदर एक पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर कंसीडर होता है। तो इन सिनेरियोज में क्या इंपैक्ट होगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो वन बाय वन इन 6 स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की एग्जांपल। अ पर्सन हु एक्सप्रेसली और impliedly represent himself or knowingly permits himself to be so represented to third party that he is partner in a firm is called partner by holding out। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूं देखते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। एक और पर्सन है एच, और उसको हम कह लेते हैं, मतलब जिसको हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट यहां पर एग्जांपल में शो करेंगे उसको हम एच कह देते हैं। और एक थर्ड पार्टी है। अब अगर एच एक्सप्रेसली थर्ड पार्टी को यह कहता है कि मैं ए बी सी के साथ पार्टनर हूं, बाय वर्ड स्पोकन और बाय वर्ड्स रिटन, तो यह होगा कि उसने एक्सप्रेसली रिप्रेजेंट किया। अगर एच थर्ड पार्टी को यह कहता है, एक्सप्रेसली नहीं कहता, अपने कंडक्ट के थ्रू शो करता है कि वो ए बी सी के साथ पार्टनर है, तो बाय कंडक्ट होगा, तो वो इंप्लाइडली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर ए बी सी वाले कहते हैं थर्ड पार्टी को कि एच हमारा पार्टनर है, और एच जो है वो इसको अलाउ कर देता है, नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी सो रिप्रेजेंटेड, तो उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट समझा जाएगा। यानी इन सारी सिचुएशंस में एच को पार्टनर कंसीडर किया जाएगा। और ये एज सच एच के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि इसे पार्टनर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जहां पर फर्म लायबल होगी वहां पर ए बी सी के साथ साथ एच की लायबिलिटी भी राइज हो जाएगी, और वो भी बाकी पार्टनर्स की तरह ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होगा। तो ये जो इंपैक्ट है ये होल्डिंग आउट का इंपैक्ट है कि हालांकि वो एच जो है वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है, लेकिन अपनी एक्सप्रेस या इंप्लाइड रिप्रेजेंटेशन की वजह से या नोइंगली परमिट करने की वजह से कि उसको पार्टनर समझा, कोई कह रहा था और उसने परमिट किया कि उसको समझा जाए ऐसा, तो उसकी वजह से वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कंसीडर होगा और उसकी भी फर्म में लायबिलिटी होगी। तो कॉन्सेप्ट यह है कि थर्ड पार्टी गिव्स क्रेडिट टू द फर्म ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट शैल बी लायबल एज इफ ही इज अ पार्टनर इन द फर्म। तो अब उसकी लायबिलिटी राइज हो जाएगी। ये ध्यान में रखेंगे उसे पार्टनरशिप में, क्योंकि वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा होगा और ये चीजें नहीं मिल रही होंगी, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ उसकी लायबिलिटी राइज हो जाएगी होल्डिंग आउट की वजह से। होल्डिंग आउट के कॉन्सेप्ट को स्टॉपल भी कहते हैं। होल्डिंग आउट के प्रिंसिपल को स्टॉपल भी कहते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक शख्स ने एक स्टेटमेंट दी है जिस पर रिलाय करते हुए एक थर्ड पार्टी ने कोई एक्शन लिया है, तो फिर जिस शख्स ने वो स्टेटमेंट दी थी वो उस बात से पीछे नहीं हट सकता, उसको अपनी बात को होल्ड आउट करना पड़ेगा। वो अपनी बात को डिनाई करने से स्टॉप हो जाएगा, रोका दिया जाएगा, और थर्ड पार्टी को उसके राइट्स मिलेंगे। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज मटीरियल दैट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन so giving credit। it means that representation may be direct और indirect। बाज़ वक़्त देखें जो हमने यहां पे सिचुएशन ली कि हो सकता है कि एच ने रिप्रेजेंटेशन दी होती एम को, और एम ने फिर ये बात बता दी होती थर्ड पार्टी को, तो एच को तो नहीं पता कि एम ने ये बात थर्ड पार्टी को बता दी और थर्ड पार्टी आगे क्रेडिट दे रही है, लेकिन स्टिल एच की लायबिलिटी होगी। इसका मतलब है कि हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए और अननेसेसरली जो है ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी चाहिए कि हम किसी के पार्टनर हैं, क्योंकि उससे हमारी लायबिलिटी अराइज हो सकती है।
अब ये कॉन्सेप्ट क्योंकि टेक्निकल है तो इसको हम काफ़ी सारी एग्जांपल्स के साथ और उन एग्जांपल्स को इलस्ट्रेट करके बात कर रहे होंगे, तो स्टेप वाइज डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मे हैव वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय हिज कंडक्ट। यानी वर्ड स्पोकन और रिटन का तो मतलब हो गया एक्सप्रेस, और बाय हिज कंडक्ट का मतलब हो गया इंप्लाइडली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। पारस रिप्रेजेंट टू रिजवान दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ अरसलान नुमान एंड अली। अब ये देखें, ये एक बिजनेस फर्म है जिसमें अरसलान नुमान और अली की फर्म है। इनके साथ एक थर्ड पार्टी है जिसका नाम है रिजवान, जिससे गुड्स खरीदी जा सकती हैं क्रेडिट पे। और पारस पारस कहता है कि जी मैं पार्टनर हूं इन द फर्म ऑफ अरसलान नुमान और अली, और वो ये बात किसको कह रहा है? रिजवान को कह रहा है। हालांकि एक्चुअली पारस जो है वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट दे रहा है, और ये स्टेटमेंट वो कैसे दे रहा है? बाय वर्ड स्पोकन। तो अब पारस के ये कहने की वजह से उसने रिजवान ने सोचा कि पारस तो एक पैसे वाला शख्स है, इससे रिकवरी करना आसान रहेगा, और ये भी अगर पार्टनर है अरसलान नुमान और अली के साथ, तो रिजवान ने इस बेसिस पर क्रेडिट दे दिया अरसलान नुमान और अली की फर्म को। बाद में फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी इनके पास तो पैसे नहीं है, तो रिजवान अरसलान नुमान और अली से पैसे रिकवर नहीं करता। रिजवान कहता है कि मैं तो पारस से पैसे रिकवर करूंगा, तो क्या वो पारस से पैसे रिकवर कर सकता है? और इसका आंसर है कि बिल्कुल कर सकता है। रिजवान कैन मेक पारस लायबल ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट, एंड पारस इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म। अब पहले क्योंकि पारस ने ये कहा था कि वो पार्टनर है फर्म में, हालांकि वो एक्चुअली नहीं है, लेकिन अब वो अपनी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, यानी स्टॉप, उसको डिनाई करने से, मुकरने से, इनकार करने से रोक दिया गया है लॉ के मुताबिक, और अब उसकी लायबिलिटी होगी। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब इसमें देखते हैं कि अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मे हैव नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर टू द अदर पर्सन, यानी खुद एक्सप्रेस या इंप्लाइड नहीं किया, लेकिन किसी वे में उसने परमिट किया दूसरी पार्टी को कि वो ये समझे। अच्छा, अब ये जरा देखते हैं। आमिर एंड बाकिर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो आमिर और बाकिर की एक पार्टनरशिप फर्म है। जाहिद इन्फॉर्म्स यासिर दैट ही इज आल्सो पार्टनर इन द फर्म ऑफ आमिर एंड बाकिर। अब ये देखें, जाहिद ने ये बात की, हालांकि जाहिद एक्चुअली फर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन उसने ये रिप्रेजेंटेशन किसको दी? यासिर को दी, और इसकी बेस पर, रिप्रेजेंटेशन की बेस पर वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन सकता है। अब यासिर ने ये बात आगे अपने दोस्त कामरान को बता दी। यासिर कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन टू हिज फ्रेंड कामरान। अब ये देखें कि जाहिद ने तो यासिर को बताया था, यासिर ने कामरान को बताया, और कामरान ने जाहिद को पार्टनर समझते हुए फर्म को क्रेडिट दे दिया, कोई लोन दे दिया, कोई गुड्स क्रेडिट पर दे दी। तो ये सिचुएशन यहां तक जब हो जाती है, तो बाद में सवाल यह है कि क्या कामरान जाहिद से रिकवरी कर सकता है गुड्स की प्राइस की? भाई अगर आमिर और बाकिर जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, वो पैसे नहीं दे सकते, तो क्या कामरान जाहिद से पैसे रिकवर कर सकता है? हालांकि आप देखें, जाहिद ने कामरान को कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, लेकिन जाहिद ने कामरान को इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी। थ्रू यासिर। तो हमारा आंसर होगा यस, कामरान कैन मेक जाहिद लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट बिकॉज कामरान हैज एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वाइल गिविंग क्रेडिट टू द फर्म। क्योंकि कामरान ने जाहिद को ही पार्टनर समझते हुए फर्म को क्रेडिट दिया है, और वो कहते हैं कि अगर जाहिद पार्टनर ना होता तो शायद वो फर्म को क्रेडिट ना देते। तो ये जरूरी नहीं है कि जाहिद को पता भी हो कि जी कामरान तक ये बात पहुंच गई है। अब देखें, जाहिद की स्टिल लायबिलिटी है, हालांकि जाहिद ने तो ये बात कामरान को नहीं की थी, जाहिद ने ये बात यासिर को की थी। सो यासिर से आगे ये बात कहां तक पहुंची? कामरान तक पहुंची, लेकिन क्योंकि रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से राइज हुई थी? जाहिद की तरफ से, तो जाहिद की लायबिलिटी राइज होगी। नेक्स्ट एक और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल देखते हैं। टॉम, एंथोनी एंड ब्रैड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो ये तीन पार्टनर्स हैं, टॉम, एंथोनी एंड ब्रैड, इनकी पार्टनरशिप की फर्म है। लियोनार्डो
हु इज जनरली सीन इन द कंपनी ऑफ टॉम एंथोनी एंड ब्रैड, यानी अक्सर उनके साथ देखा जाता है, यानी उनके साथ घूमता फिरता है। अब जरूरी तो नहीं होता कि हर शख्स जो साथ घूमता फिरता हो वो दोस्त भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो उनका पार्टनर भी हो, जस्ट साथ घूमता है, एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है। टेल्स केविन, उसने केविन को ये बताया कि वो फर्म के अंदर पार्टनर है, हालांकि वो एक्चुअली पार्टनर नहीं था। रिचर्ड, who overhears his talk of Leonardo to Kevin and thinking Leonardo to be partner of the firm gives credit to the firm। अब देखिए केविन ने भी रिचर्ड को नहीं बताया, बल्कि रिचर्ड ने खुद ये बात, वो दोनों बैठे बात कर रहे थे, रिचर्ड वहां मौजूद था, रिचर्ड ने वहां पर ये बात सुन ली और इस बात पर सोचते हुए कि शायद लेनार्डो भी टॉम एंथोनी और ब्रेड के साथ पार्टनर है, उसने टॉम एंथोनी और ब्रेड वाली फर्म को क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया, कोई गुड्स क्रेडिट पर दे दी व्हाटसोएवर। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लियोनार्डो की लायबिलिटी होगी? तो वंस अगेन अगर आप देखें तो लियोनार्डो ने डायरेक्ट रिचर्ड से कोई बात नहीं की, लेकिन लियोनार्डो की जो स्टेटमेंट है वो रिचर्ड तक पहुंच गई है और ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कंसीडर होगी। और रिचर्ड कैन मेक लियोनार्डो लायबल फॉर द क्रेडिट गिवन टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट। ये जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली हो, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जैसा कि इस सिचुएशन में, और लियोनार्डो की लायबिलिटी इस सिचुएशन में अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि क्या साइलेंस को भी रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किया जा सकता है? तो यस, साइलेंस में आल्सो कॉन्स्टिट्यूट होल्डिंग आउट रिप्रेजेंटेशन। तो साइलेंस वाली सिचुएशन में भी हो सकता है, क्योंकि बाय कंडक्ट भी चीजें देखी जाती हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अनवर इंट्रोड्यूसेस नादिर टू जफर एज हिज पार्टनर व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट सो, बट नादिर कीप्स साइलेंस। तो देखिए तीन लोग हैं, अनवर, नादिर और जफर। अनवर ने नादिर के बारे में जफर को यह बताया कि वो उसका पार्टनर है। नादिर ने इनकार नहीं किया। देखें स्टेटमेंट किसकी तरफ से आई है? अनवर की तरफ से जफर को आई है। उसने कहा जी मीट नादिर, ही इज माई पार्टनर, और लेट्स से कि जफर और नादिर ने जस्ट हेलो हाई कर लिया आपस में, और नादिर ने इनकार नहीं किया, नादिर रिमेन्ड साइलेंट। ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन जफर ने क्या किया कि जफर ने अनवर को क्रेडिट दे दिया कि भाई ठीक है, अनवर और नादिर जो हैं ये दोनों पार्टनर होंगे, तो इन दोनों को मैं क्रेडिट दे रहा हूं, तो अनवर को चीजें दे दी। बाद में अनवर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, अनवर अब पैसे नहीं दे सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जफर नादिर से रिकवरी कर सकता है? और उसका आंसर है कि यस, बिल्कुल कर सकता है। जफर कैन मेक नादिर लायबल ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट। तो नादिर की लायबिलिटी होगी बिकॉज ही वुड बी कंसीडर्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हालांकि नादिर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं थी, नादिर की तरफ से जस्ट साइलेंस था, लेकिन साइलेंस ऐसे सर्कमस्टांसेस में था कि उसमें वो ये परमिट कर रहा था दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करना, कि उसको पार्टनर के तौर पर रिप्रेजेंट कर लिया जाए। यहां पर नादिर को क्या करना चाहिए था कि जब उसे पार्टनर के तौर पर अनवर ने बताया था तो उसे इनकार करना चाहिए था, उसे क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए था कि एक्चुअली मैं पार्टनर नहीं हूं और मेरा इनके बिजनेस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ द थर्ड पार्टी। तो जैसे हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि जब होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो व्हाइल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, the other person which is third party must have acted on the faith of such representation and gives credit to the firm। यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है उसकी वजह से क्रेडिट दिया गया हो। अगर रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्रेडिट नहीं दिया गया तो फिर होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। इसको हम दो कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल से कवर करेंगे, यानी दो ऐसे एग्जाम्पल करेंगे, एक जिसमें फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बेस पर क्रेडिट दिया गया होगा और एक ऐसा जिसमें फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बेस पर क्रेडिट नहीं दिया गया होगा। तो एग्जांपल 5 है, आमिर टेल्स बिलाल हु इज अ सप्लायर विद इन द हियरिंग ऑफ कासिम, के जी कासिम पार्टनर है, दैट ही आमिर इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म ऑफ कासिम। कासिम ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, यानी उसने नोइंगली परमिट कर दिया कि रिप्रेजेंटेशन उसको पार्टनर वाली बना दी जाए। बाद में बिलाल सप्लाई सर्टन गुड्स टू आमिर ऑन द फेथ दैट आमिर इज पार्टनर विद कासिम। उसने आमिर को दे दी कि हाँ ये भी तो कासिम का पार्टनर है, तो कासिम का पार्टनर समझते हुए आमिर को गुड्स दे दी। तो हमारा यहां पे कंक्लूजन क्या होगा कि क्या बाद में पैसे कासिम से रिकवर किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। कासिम विल बी लायबल टू पे द प्राइस, क्योंकि कासिम ने जब ऑब्जेक्ट नहीं किया तो उसकी वजह से वो होल्डिंग आउट का पार्टनर बन गया। कासिम बाय कीपिंग क्वाइट हैड लेड बिलाल टू बिलीव दैट आमिर इज अ पार्टनर। अच्छा, इससे कंट्रास्टिंग सिनेरियो देखते हैं।
जमीर हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ रहमान एंड सलमान रिप्रेजेंट टू अनवर दैट ही इज ऑल्सो अ पार्टनर इन द फर्म। अब ये किसने बात की? जमीर ने। बाबर हु डज नॉट नो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, अब देखिए उसने बात बताई थी अनवर को, अनवर ने ये बात बाबर को नहीं बताई, बाबर को ये बात नहीं पता। हालांकि जमीर ने जनरल एक रिप्रेजेंटेशन किसी शख्स को दी है, लेकिन ये बात बाबर को नहीं पता। बाबर गिव्स क्रेडिट टू द फर्म ऑफ रहमान एंड सलमान। तो बाबर जो है वो जमीर को लायबल नहीं कर सकता, वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है, रहमान और सलमान से रिकवर कर सकता है, जमीर से रिकवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने जो क्रेडिट दिया था गिवन टू द फर्म, वो होल्डिंग आउट की बेसिस पर नहीं प्रॉपर कंसीडर होगा, क्योंकि नॉट एक्चुअली एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। तो फर्क क्या है? फर्क देखिए, यहां पर क्रेडिट दिया गया है ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और यहां पर तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता ही नहीं था। जब पता ही नहीं था तो ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्रेडिट नहीं दिया गया। तो ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा तो लायबिलिटी होगी, और नहीं होगा ऑन द फेथ तो लायबिलिटी नहीं होगी। दैट ब्रिंग्स अस टू लास्ट पॉइंट कि जी होल्डिंग आउट का जो प्रिंसिपल है ये आउटगोइंग पार्टनर्स पर कैसे अप्लाई होता है। तो इसका सिंपल रूल ये है कि प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर्स पर अप्लाई होता है, लेकिन ये डिसीज्ड और इंसॉल्वेंट पार्टनर्स पर अप्लाई नहीं होता। यानी जिन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस पर यह अप्लाई नहीं होता। इसको एग्जाम्पल से कवर करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ सलमान, नुमान, जिशान एंड रहमान। 4 पार्टनर्स हैं। रहमान रिटायर्स फ्रॉम द फर्म बट फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस एंड हिज नेम कंटिन्यूज टू बी यूज्ड। अब देखिए रहमान रिटायर हो गया लेकिन उसने पब्लिक को नोटिस नहीं दिया और उसका नाम अभी भी लेटर हेड वगैरह पर यूज हो रहा है। यानी लोगों को तो यही लग रहा है कि रहमान अभी भी पार्टनर है, हालांकि अब वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है। इज रहमान लायबल टू डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड सब्सिक्वेंट टू हिज रिटायरमेंट। भाई रिटायरमेंट जब तक नहीं हुई थी तब तक के लिए तो वो वैसे ही लायबल है, तब तक तो वो एक्चुअल पार्टनर था। रिटायरमेंट के बाद के डेट्स के लिए भी क्या वो लायबल होगा? तो उसका आंसर है कि वो लायबल होगा एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट टू क्रेडिटर्स हु हैव लेंट ऑन द फेथ ऑफ हिज बीइंग पार्टनर। जिन लोगों ने इस वजह से कंपनी को कोई लोन या क्रेडिट दिया है कि वो रहमान को अभी तक पार्टनर समझ रहे थे, तो वो रहमान से भी पैसे रिकवर कर सकते हैं, रहमान की भी लायबिलिटी होगी। रहमान पहले एक्चुअल पार्टनर था, रिटायरमेंट के बाद क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और लोगों को लगा कि वो अभी तक पार्टनर ही होगा, तो रिटायरमेंट के बाद वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कंसीडर होगा। जो कि हमारा पहला पॉइंट था कि प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट अप्लाई होता है रिटायरिंग पार्टनर की सूरत में। एक और एग्जांपल देखते हैं। रिजवान, अहमद, अशरफ एंड तनवीर, ये भी 4 पार्टनर्स हैं। आर पार्टनर्स एंड ऑर्डर इज प्लेस्ड विद हबीब फॉर सप्लाइंग अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ गुड्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट। तो एक ऑर्डर प्लेस हो गया। बिफोर हबीब कुड सप्लाई द गुड्स तनवीर डाइड। एक पार्टनर की डेथ हो गई, हबीब सप्लाइड द गुड्स आफ्टर तनवीर डेथ, बीइंग टोटली इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट ऑफ डेथ। अब जो थर्ड पार्टी ने यहां पर क्रेडिट दिया है उसमें थर्ड पार्टी की नॉलेज नहीं है डेथ के बारे में, उन्हें डेथ का नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि एक पार्टनर खत्म हो गया। बाकी 3 पार्टनर जो हैं रिजवान, अहमद और अशरफ सब्सिक्वेंटली बिकेम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गए, वो पैसे नहीं दे सकते। क्या हबीब तनवीर की जायदाद से, क्योंकि तनवीर की तो डेथ हो गई है, तो उसकी स्टेट से पैसे ले सकता है? और इसका आंसर है नो, क्योंकि होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल डिसीज्ड पार्टनर या इंसॉल्वेंट पार्टनर वाली सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होता। द स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर हिज डेथ इररिस्पेक्टिव ऑफ नो पब्लिक नोटिस ऑफ डेथ। भाई देखें, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो लॉ ये एज्यूम करता है वो रिटायर हो रहा है, उसे पब्लिक नोटिस देना चाहिए। जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसमें किसी को पता थोड़ी होता है डेथ होने से पहले कि वो पहले से पता हो और वो उसका पब्लिक को नोटिस दे। तो उस सिचुएशन में लॉ की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि पब्लिक नोटिस दिया जाए। डेथ की सिचुएशन में और इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में इसको ऑटोमेटिक समझा जाता है कि ये एक ऐसे इवेंट हो गए कि वो पार्टनरशिप से खत्म हो गए और आइंदा के किसी एक्ट के लिए वो या उनकी जायदाद स्टेट लायबल नहीं होगी। तो ये होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल था। इसको काफ़ी सारे सिनेरियोज पर भी हम अप्लाई कर रहे होंगे। उन सिनेरियो के क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा हमारे सामने जो है ना क्लैरिफाई होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।